नमस्ते दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को बेस बना करके क्लासेस चल रही हैं। आज छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए और आई होप आपको समझ में आएगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। तो पहले आप जैसा देख पा रहे होंगे कि इन्फ्लेशन, डिसफ्लेशन, रिफ्लेशन, इस तरह से टॉपिक्स यहाँ दिख रहे होंगे। इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है कि जो इन्फ्लेशन है यानी मुद्रास्फीति है वो 3.2% के रेंज में दिखाया गया है। ठीक है। और अभी लेटेस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एक कमेटी होती है आरबीआई की, इससे आईएएस में क्वेश्चन आया भी हुआ है, उसकी मीटिंग हुई है 8 to 10 अप्रैल में। उसमें इसको बढ़ता हुआ दिखाया गया है, 3.8 रखा गया है। लेकिन अभी जो रेंज है ना, किसका, इन्फ्लेशन का जो रेंज है टारगेटेड किया गया है वो 4+2% और -2%, यानी मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2% तक जा सकता है। और आरबीआई ने इस टारगेट को सेट कर लिया है कब तक, 2031 तक के लिए। यानी 2031 तक आरबीआई का यह प्रयास रहेगा कि जो इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, वो कितना रखेंगे, मैक्सिमम 6 और 2 के रेंज में रखेंगे। अभी कितना है, 3.8 है, 3.8 है अभी। और फिर उसके बाद से कह रहा हूं कि ये जो एमपीसी की जो मीटिंग हुई है इसमें ये बात कही गई। इकोनॉमिक सर्वे में इन्फ्लेशन क्या बोला गया, 3.2 के आसपास बोला गया। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक चीज और अपडेटेड मैं आपको कर दूं, वो ये है कि इन्फ्लेशन के लिए न्यू बेस ईयर, याद कर लीजिए, न्यू बेस ईयर फिक्स किया गया है एंड दैट इज 2024। 2024 को नया आधार वर्ष बनाया गया है। और इसके पहले जो आधार वर्ष था 2011-12 था। सीपीआई के लिए अगर कहोगे तो डब्ल्यूपीआई के था, सीपीआई के लिए था कितना, 2012। सवाल यह है कि बेस ईयर क्या होता है। थोड़ा बेस ईयर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेस ईयर एक रेफरेंस ईयर होता है जिसके आधार पर तय किया जाता है कि महंगाई में कितना परिवर्तन हुआ। एक और ध्यान देने वाली बात है, बेस ईयर इमीडिएट लास्ट ईयर नहीं हो सकता क्योंकि हमें डिफरेंस विजिबल नहीं होगा। बेस ईयर बहुत पीछे का भी नहीं हो सकता क्योंकि वो डिफरेंस इतना विजिबल हो जाएगा, लगेगा क्रांति हो गई। जैसे मैं अगर देखना चाहूँ आपकी पढ़ाई में कितना परिवर्तन हुआ, और आधार वर्ष मैंने यूकेजी का बना दिया जिस साल आप यूकेजी में थे, इमेजिन कीजिए, आपने तो क्रांति ला दी होगी पढ़ाई के क्षेत्र में। बेस ईयर आपके सेंस में पढ़ाई को लेकर के अगर आपका परिवर्तन देखना है तो 3-4 साल पहले को रखा जाएगा। इससे थोड़ा सा लॉजिकल डिफरेंस समझ में आता है। इसलिए सरकार हमेशा 5 साल पे बेस ईयर चेंज करती थी। तो 2011-12 जो बेस ईयर बना था ना बेटा, ये 2015 में बना था। फिर लगा 2020 में नया बेस ईयर बनाया जाएगा, कोविड आ गया, अर्थव्यवस्था डिरेल्ड हो गई, नया आधार वर्ष नहीं बनाया गया। इसलिए आधार वर्ष को कहते हैं, भाई कहीं से तो बेस बना के तुलना करोगे ना आप, दैट इज द रेफरेंस ईयर। तो हमने यहाँ पे बड़ी सिंपल बात समझ ली, बेस ईयर। दूसरी बड़ी बात, बेस ईयर बहुत पहले का नहीं हो सकता, बेस ईयर इमीडिएट नहीं हो सकता। तीसरी बात, बेस ईयर जो होता है वो उस ईयर को नहीं बनाया जा सकता जब अर्थव्यवस्था में बहुत उठापटक हो, यानी बहुत अप्स एंड डाउन्स हो। फॉर एग्जाम्पल 2008-9 को नहीं बनाया जा सकता बेस ईयर। क्यों? क्योंकि वहां से जब रेफरेंसेस लोगे तो अंतर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड दिखेगा। उस समय 2008-9 में वैश्विक मंदी आई थी। दूसरा, 2017 को नहीं माना जा सकता, जीएसटी लागू किया गया था, वो भी बहुत बड़ा परिवर्तन था। 2019-20 को बेस ईयर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उस साल कोविड-19 का प्रकोप आया था। तो बेस ईयर जब सामान्य अर्थव्यवस्था रही हो तभी को बनाते हैं। अब सवाल यह है कि इन्फ्लेशन मापते कैसे हैं। उसके 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का एक क्या करते हैं, टोकरी बनाते हैं। उसमें बहुत सी वस्तुएं रखते हैं कैटेगराइज करके। इस टोकरी में जितनी वस्तुएं हैं, मान लो 600 प्लस वस्तुएं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जब ये वस्तुएं इसमें डालते हैं तो इस बार को ध्यान रखते हैं जो डेली लाइफ से यूज करनी चीजें जो हैं इसमें रफेल नहीं पड़ेगा, आम आदमी को उससे कोई लेना नहीं है। तो ये जो बेसिक बनाते हैं हम ना, लगभग 600 प्लस वस्तुओं का, तो इसका हम पूरे बास्केट का प्राइस बेस ईयर पे चेक करते हैं।
बेस ईयर पे चेक करते हैं, और फिर इसी बास्केट को करेंट ईयर पे देखते हैं। मान लीजिए 600 वस्तुओं का अगर हम कुल मूल्य निकालेंगे बेस ईयर में तो 1000 रुपया था मान लिया, और अभी इस साल ये 1100 रुपये हो गए, तो इस बास्केट का दाम कितना बढ़ा? 100 रुपये एक्स्ट्रा हुआ, और ये 100 रुपया 1000 का 10% होगा, तो इन्फ्लेशन रेट कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझ पाए। तो पहला स्टेप बास्केट बनाना, दूसरा स्टेप बेस ईयर पे प्राइस निकालना, तीसरा स्टेप करंट ईयर पे प्राइस निकालना, और फिर क्या कर लेना? तुलना कर लेना। वो जो डिफरेंस आ जाएगा वो हमारा, अब इसको कहीं सीपीआई के रूप में नापते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपने सुना होगा डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये 3 स्तर पे होते हैं। पीपीआई जब फैक्ट्री के स्तर पे प्रोडक्ट होता है उस समय देखा जाता है उसकी प्राइस क्या है, डब्ल्यूपीआई होलसेलर के पास होता है वहां से होता है, और सीपीआई रिटेलर यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और जनता का सीधा संबंध किससे है? सीपीआई से है। इसलिए सभी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज किसके बेस पे बनाई जाती हैं? सीपीआई सी कंबाइन होता है। वो जब हम सीपीआई पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन फिर सिंपल सी बात समझ में आए कि नहीं? तो ये बेसिक चीज़ है। अब एक देखिए 4 और छोटे से कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको। क्या वो कॉन्सेप्ट है? देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एक ग्राफ बनाया, तो ये किसी चीज़ की सामान्य कीमत है, मान लो 100 रुपये की वो चीज़ है। तो जब चीज़ों की सामान्य कीमतों में मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लगातार वृद्धि हो रही होती है, जैसे मान लो ये चीज़ 100 रुपये की थी और जून जुलाई में आके 110 रुपये की हो गई, तो इसका ग्रोथ रेट कितना हुआ? 10%। ये है इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट, इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। देखो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, जब किसी वस्तु की सामान्य कीमतों पर लगातार वृद्धि हो रही होती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और जब मुद्रास्फीति डबल डिजिट की तरफ जाने लगे इसको कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? मुद्रास्फीति पर कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि ये चीज़ अब सस्ती होने लगे। तो ये चीज़ जो 100 रुपये की थी 110 तक पहुंची थी, सरकार ने कुछ काम किया, दूसरे महीने तक, तीसरे महीने तक ये चीज़ 102 रुपये तक आ गई, ये 104 रुपये तक आ गई। इसको 104 पे आने के लिए 106 पे आई होगी, 5 पे आई होगी। इसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? विस्फीति, यानी मुद्रास्फीति पॉजिटिव है लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है, तो उसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन को भी इन्फ्लेशन कह सकते हैं, लेकिन ऐसी इन्फ्लेशन जो लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है, इसको डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। तीसरा क्या है? अब सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसी अपनाई कि जो 100 रुपये की चीज़ थी धीरे धीरे होते होते बहुत कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल 90 रुपये की हो गई, यानी जो इसका सामान्य कीमत था उससे भी जब कीमत कम हो जाए इसको कहते हैं डीफ्लेशन, अस्फीति। ये इन्फ्लेशन का क्या होता है? उल्टा होता है, और इन्फ्लेशन से ज़्यादा खतरनाक होता है डिफ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो बुरा लगता है कि यार हमें अधिक पे करना पड़ेगा, लेकिन एक बिजनेसमैन की तरह सोच के देखो, उसे लगता है तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है, होने चाहिए इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? कहा जाता है ग्रोथ को बढ़ावा देता है, प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन जब आता है तो प्रोड्यूसर को अच्छी कीमत मिलती है, वो और प्रोडक्शन करना चाहता है। तो इन्फ्लेशन अच्छी बात है, लेकिन ये लिमिट में होना चाहिए। यही अभी मैंने बताया 4+2 -2 के कॉन्सेप्ट में होना चाहिए। ठीक है, आरबीआई कहता है कि मैक्सिमम 6 मिनिमम 2, और आरबीआई ने अगले 2031 तक के लिए इन्फ्लेशन का टारगेट कर लिया है, और वो क्या है? 4+2 -2। तो इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, और जब इससे भी नीचे चला जाए तो कहेंगे डीफ्लेशन। तो डीफ्लेशन खतरनाक है, क्योंकि अब प्रोड्यूसर्स को प्राइस नहीं मिलता, जो चीज़ उसकी 100 रुपये की थी अब 90 की हो गई है, तो वो गुस्साएगा, कहेगा यार हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे। तो इकॉनमी रिसेशन की तरफ, मंदी की तरफ चल जाती है, अर्थव्यवस्था खराब होने लगती है। तो सरकार फिर कोशिश करती है नहीं,
चीज़ें बढ़कर सामान्य कीमत तक आए तो सरकार क्या करती है, डिमांड बढ़ाने की कोशिश करती है, रेट्स कम कर देती है, और रेट्स कम करने से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, और बैंक के इंटरेस्ट रेट जब कम होते तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, जिससे ग्रोथ और डिमांड बढ़ने लगती है, तो फिर से चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। इसे कहेंगे रीफ्लेशन, पुनर्मुद्रास्फीति। बात समझ में आ गई? तो चलिए एक बार दोहराते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बताइए, ये क्या है? इन्फ्लेशन। ये क्या है? डिसइन्फ्लेशन। ये क्या है? डीफ्लेशन। और ये क्या है? रीफ्लेशन। देखिए, मैंने लिखा एक शब्द नहीं है, लेकिन ग्राफ में इतनी ताकत होती है कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और दोस्तों के साथ भी साझा करिए इसको। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो और लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचे, और देखते रहिए ध्येय टीवी।